फ्रेंड्स, माय नेम इज नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग आज मेरे साथ में हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवा देता हूं। सो प्लीज वेलकम साई, तन्वी एंड हमारे चिन्मय सर। मोस्ट वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, ये मायरी वर्ड सुन के ना मेरे को यूफोरिया का जो सॉन्ग है इतना फेमस, इतना प्यारा, मेरे को उसकी याद आ जाती है। तो आपकी क्या मेमोरीज हैं मायरी? हाउ कुड यू रिलेट विद दैट वर्ड, बिकॉज उसका जो मीनिंग है वो मदर से रिलेटेड है, राइट? एंड दैट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन थ्रू योर सीरीज आई थिंक कि मदर का कैरेक्टर क्या कर सकता है। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपके हिसाब से उसका मतलब क्या है? देखिए, बॉर्न इन 80s रेज्ड इन 90s वाले जो हैं उनके लिए मायरी यूफोरिया वाज वेरी वेरी स्पेशल। तो ये गाना जब ये मुझे पता चला कि शो का नाम मायरी है तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा यार ये बिल्कुल वहीं जाके हिट करता है कॉर्ड के मायरी हो। तो ये शो जो है, जैसे आपने कहा नाम है मायरी, तो एक माँ की जर्नी है, एक माँ का स्ट्रगल है कि जब जस्टिस नहीं मिलता तो एक माँ जो एक ऑर्डिनरी औरत है, एक हाउसवाइफ है, करियर वूमन है, जो लेकिन जो अपने हाथ में जो है चीज़ें लेती है और कहती है कि नहीं, अब मुझे जस्टिस मैं खुद अपने ढूंढूंगी या खुद दिलाने की कोशिश करूँगी। और क्या होता है, आई गेस दैट्स द होल जर्नी ऑफ मायरी वेयर आई सी इट फ्रॉम। अकॉर्डिंग टू यू? मेरे लिए तो ये काफ़ी स्पेशल रहा है ये शो। एंड आई थिंक ये बहुत, मतलब ये माँ का सिर्फ प्यार नहीं है, ये स्टोरी अपनी बेटी के इंसाफ के लिए माँ का संघर्ष भी है। आज तक हमने माँ का प्यार देखा है, अब माँ की जिद देखेंगे। बहुत डेप्थ थी इसके अंदर। डेफिनेटली हम देखना चाहेंगे वो डेप्थ। सर आपके अकॉर्डिंग? मतलब हम लोग जब शूट कर रहे थे तो मैं लगातार सचिन से ये सवाल पूछता था, शो का नाम क्या है? क्योंकि तब नाम ही वॉज, मतलब उनका तय नहीं हुआ था कि यही नाम रखना है। बट द मोमेंट ही टोल्ड मी कि शो का नाम माहिरी है, तो मुझे ऐसे लगा कि इससे ज़्यादा एप्ट नाम दूसरा इस शो के लिए कोई भी और नहीं हो सकता। एज यू सेड, यूफोरिया, वी बिलोंग टू द सेम जनरेशन। जब हम कॉलेज में थे, या आई थिंक कॉलेज में थे, तब यूफोरिया का ये गाना आया था। आज भी मैं, मेरी बीवी, हम ये गाना सुनते हैं। सो दैट वर्ड, वो मायरी वर्ड पहली बार मैंने उस गाने में ही सुना। Exactly, और सो वो उस तरह से हिट करता है आपको। एंड इस शो के लिए इससे ज़्यादा बढ़िया टाइटल और कोई नहीं हो सकता। आपने वो सुना था सॉन्ग मायरी? एक्चुअली नहीं। ये है जेनजीज हमारे। जी। So वो डेप्थ पर मैं अब सुनूंगी जरूर। सबसे पहले मैं वो गाना सुनूंगी। ब्यूटीफुल सॉन्ग, मतलब आपको एक अलग ही जोन में लेके जाएगा ये सॉन्ग। एंड आई एम डैम श्योर कि आप अपने शो से तो प्यार करोगे बट उस गाने से इक्वली प्यार करोगे। एंड अच्छा, आपके सीरीज के अंदर आप दोनों का जो रिलेशन है माँ बेटी का, उनको मैं अगर रिलेट करूं आपके पर्सनल रिलेशन से, आपकी मदर से या आपकी डॉटर से, आपके बच्चों से, सो वो किस तरह का है? सेम है या अलग है? या मतलब अगर आप थोड़ा सा मुझे उस पर लाइट डालेंगे? हाँ, अगर आपका अपना बच्चा है, अगर उस सिचुएशन में होता तो आप क्या क्या कर लेते एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग? तो पहली बात तो एक बार आप माँ बन जाते हो ना, तो आप जिंदगी भर के लिए माँ हो। मतलब आपका बच्चा चाहे 100 साल का भी हो जाए, फिर भी आप उस बच्चे की माँ हो। तो एक ना टोन में ही और आपके बिहेवियर में चेंज हो जाता है। तो आप जब छोटे, आपसे जो उम्र में छोटे बच्चे जैसे होते हैं, जैसे ये भी बच्ची है, तो आपका एक तरीके से आप बात करते हो उनसे। तो ये एज अ मदर आप में परिवर्तन आता ही है। फिर आप जब रोल करते हो एक माँ का, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, वो बहुत आपके दिल के पास होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये सबसे प्योर इमोशन है ज़िंदगी का। मेरे बच्चे के साथ मेरा जो रिश्ता है वो सबसे इंटेंस और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए इस दुनिया में। और तब जब एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि आपका बच्चा किस पेन से गुजर रहा है। कहते हैं बच्चे से ज़्यादा माँ बाप उस तकलीफ़ से ज़्यादा गुजरते हैं अपने बच्चे को देखकर उस तकलीफ़ में। तो मेरे लिए जब ये सीक्वेंस हमने शूट किया था, जब पता चलता है माँ को बेटी के साथ क्या हुआ है, सो इट वाज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। क्योंकि एज आई सेड, मैं चाह रही थी कि कहीं ये बहुत ही रियल लगे, कहीं ये लोगों को ऐसा ना लगे कि अरे यार ये तो फील ही नहीं हुआ हमको। और कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, वो जो लाइन होती है ना कि एक्टर और इंसान, वो ब्लर हो जाती है, क्योंकि आप उस वक्त बहुत ही बिलीव करते हो कि ये हुआ है। डायरेक्टर तो कट कह के निकल लेता है, फिर आप उस इमोशन के साथ बैठे होते हो, और फिर वो एक संघर्ष होता है कि आपको उसमें से निकलना है, क्योंकि आपको नहीं सोचना है कि ऐसा हो सकता है। किसी भी माँ को नहीं लगना चाहिए, आई शुडंट गो थ्रू इट। तो एज एन एक्टर
इट एक्साइट्स यू ऑल्सो एंड इट स्केयर्स यू ऑल्सो, बिकॉज आप उस इमोशन में चले जाते हो जो आपको अनकम्फर्टेबल जगह आपको नहीं जाना, एंड एज अ एक्टर आपको एक्साइटिंग लगता है क्योंकि ऐसा लगता है आप जिंदा हो, आपने एक्टर बोल के कुछ किया है आज जिसके लिए आप इस इंडस्ट्री में आए थे, तो मिक्स्ड रिएक्शंस होती है। आपके लिए, आपकी मदर को लेके? मैं मेरी माँ से बहुत क्लोज हूँ, मतलब हमारा भी एकदम फ्रेंडली रिलेशन है। रील वाली माँ या रियल माँ? रियल वाली भी अब, और अब रील वाली भी तो जो भी कुछ बात होती है पहले अब अपनी माँ से शेयर करते हैं, वैसे ही रहा है जैसे सीरीज में दिखाया गया है। तो हाँ, ऐसा ही है। सर, आपने इस तरह के किरदार पहले भी करे हैं, सो ये वाला किरदार आपका कितना अलग है? यार अलग तो है क्योंकि स्टोरी अलग है, इस किरदार का जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड अलग है। हम जब कहते हैं कि हाँ मैंने पहले भी किसी फिल्म में या किसी शो में कॉप प्ले किया है, लेकिन कॉप होना उसकी पूरे व्यक्तित्व का, उसकी पूरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है। इंसान के तौर पे वो इंसान बहुत अलग हो सकता है। यहाँ पर जो कैरेक्टर है ये एसीपी अविनाश का, ये इस पूरे क्राइसिस को देख रहा है, दूर से देख रहा है। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द फैमिली बट ही वॉन्ट्स टू हेल्प द फैमिली। वो बहुत सेंसिटिव है उसके प्रति, लेकिन एज अ पर्सन जब बात करता है तो उसके बातों में बड़ा ह्यूमर है, बड़ा सार्केज़म है। मतलब एक बंदा होता है जो कभी सीधी सेंटेंस को भी तिरछा बना देता है, ये इस तरह का बंदा है। सो वो मज़ा था उस इमोशन को प्ले करने का इस पूरे शो में। बहुत ऐसे सीन, कम सीन्स हैं जहाँ पे वो एक्चुअली बहुत सीरियस है। मतलब मुझे तो सिर्फ 3 सीन याद आ रहे हैं कि जब वो एक्चुअली इज़ वेरी सीरियस व्हेन ही इज़ टॉकिंग टू समवन। अदरवाइज ही इज़ ऑलवेज जोकिंग अराउंड, ही इज़ ऑलवेज हैज सम पंच लाइन, ही हैज ऑलवेज सम वन लाइनर अप हिज स्लीव। तो वो उस तरह का कैरेक्टर करना, लग सकता है उसको देख के कि शायद ये बंदा अपने काम के बारे में सीरियस नहीं है, लेकिन ही इज़ डेड सीरियस अबाउट हिज वर्क। So that was the interesting part of this, playing this role. What was the preparation for this particular character? मतलब उसको आपने कैसे अलग बनाया और उससे, मतलब अगर मैं देखूँ तो मुझे पुराने जो आपके कैरेक्टर्स है, सिमिलर जो कैरेक्टर्स है, उससे अलग क्या एलिमेंट है जो बना रहा है इसको? मैंने जैसे कहा कि उसका ह्यूमर उसको अलग बनाता है। और प्रिपरेशन का देखिए, मैं तो आपको एक पन्ना पढ़ के सुना सकता हूँ कि मैंने कैसे उसको तैयार किया, बट फॉर मी द प्रिपरेशन, माई always preparation starts with the director and ends with the director, because जो डायरेक्टर की दिशा है, बिकॉज दिशा दिखाना उनका काम है, उस पे आप चलते हो। कुछ रोल्स होते हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वेरी ऑनेस्टली ये रोल वैसा नहीं है, लेकिन ये रोल ऐसा है कि जब एक्शन होता है और जब कट होता है, उसके बीच में आपको 1000% वहाँ पे रहना है, क्योंकि कई बार तो वो सिर्फ सुन रहा है, वो बोल ही नहीं रहा। मतलब देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट सीन विद सई वेर ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग इन दैट सीन, इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। वो सिर्फ सुन रहा है कि हो क्या रहा है, इनके और एक और किरदार के बीच में बात हो रही है, एंड ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग। बट सो इफ़ मेरा एक भी क्लोज लगता है उस सीन का, तो लगना चाहिए कि भाई ये 110% कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि उसके ही फिर परिणाम आगे दिखते हैं आपको शो में। एंड आई थिंक मतलब सिर्फ डायलॉग्स फुल एक्टिंग नहीं होती, जब आपका डायलॉग नहीं है तब आप क्या कर रहे हो, तब आपके क्या एक्सप्रेशंस है, आप कितने गौर से उस चीज को अपने अंदर ले रहे हो, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ एक्टिंग, राइट? एंड वो कहीं ना एक मैजिक होता है। देखो, राइटर एक तरीके से लिख देता है, जब वो एक्टर आके उसको परफॉर्म करने लग जाता है तो उसमें एक फैक्टर ऑलरेडी आने लग जाता है जो एक्टर को भी कई बार नहीं पता होता। वो करते 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 वो, जैसे उन्होंने कहा कि वो सुर पकड़ में आता है, एकदम से लगता है यार ये करते हैं, डायरेक्टर को भी लगता है यार ये अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ इस तरीके से ऐसे ले चलते हैं। तो आई गेस दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग। मैं अगला सवाल आप ही से ही करता हूँ, आपको कितना इस चीज का फायदा हुआ है, या फिर कुछ नुकसान हुआ है? मतलब एक होता है ना कि हाँ एक नेपोटिज्म वाला वो भी चलता है इंडस्ट्री में हल्का सा, ठीक है, सो या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि आप उसी एनवायरनमेंट में पैदा हुए हो, राइट? सो उसमें आपको क्या हेल्प मिली एज अ ग्रोथ करने में? उस पे अगर आप कुछ मुझे तो लगता है फ़ायदा ही होता है, क्योंकि आपको एक सीरियसनेस टुवर्ड्स दिस क्राफ्ट बहुत बचपन में ही सिखाया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि यहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हैं, मतलब टाइम पास करने नहीं जा रहे हो, आप किसी के पैसे लगे हुए हैं, उसको आप बहुत सीरियसली लोगे, आप बहुत शिद्दत से मेहनत करोगे, 100% नहीं, आपका 1000% दोगे और आप आओगे। तो ये चीज़ आपको इनहेरेंटली बचपन से ही इनग्रेन की जाती है घर से ही। तो आप
बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेते हो। कई बार आपसे इनफैक्ट ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि आप इंडस्ट्री से हो तो आप इस चीज़ को ज़्यादा समझोगे और घर से सीख के आओगे। So the family that I come from, my parents were very strict about it. इनफैक्ट मुझे एक किस्सा याद है, मैंने पहला जो शो कर रही थी मैं सारा आकाश, तो मुझे याद है मैं एक बार मेरे 12 घंटे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा था कि मैं अब शूटिंग नहीं करूँगी, मैं थक गई हूँ और मैं घर चली आई। तो मेरे पिताजी ने कहा पर आज तो उनका फ़ोन आया था कि वो कह रहे थे ज़्यादा देर शूट करी। मैं कह रही मेरे 12 घंटे तो हो गए एंड मैं वापस आ गई। तो मेरे पिताजी ने कहा हाउ कुड यू डू दैट, पूरा यूनिट वेट कर रहा था, कोई क्राइसिस सिचुएशन थी, आप घर कैसे आ गए? एंड आई वाज बेयरली 19-20। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे लगा इसे आप अभी फ़ोन करेंगे, सबको सॉरी बोलेंगे और बोलेंगे कि आई एम सो सॉरी, आई विल कॉम्पनसेट टुमारो, वरना आप कल से शूटिंग नहीं जाओगे। And I still remember that I called up everyone, all my HOPs and said, I'm very sorry, I shall not do this again. And they were like, no ma'am, it's okay. आपने कहा नहीं sorry sir, मेरी गलती हो गई, there was a problem, I should have understood. और उस दिन से my father taught me there are few things that you have to remember and you have to follow those. So I guess industry से आके I feel it's always, and which is what I think we will teach our children, that if you have to be much more responsible, because आप इस industry से आते हो, आपको और लोगों ने देखना चाहिए और समझना चाहिए कि there are ethics and principles that need to be followed. ऐसा आपकी बेटी ने कभी सेट पे तो नहीं करा था, मतलब मैं जा रही हूँ मेरा तो हो गया? नहीं, ये तो बहुत ही शी इज़ अ डार्लिंग, मतलब मैं सारे एक्टर्स ही बहुत ही ब्रिलियंट है इसमें, बट शी इज़ अ स्वीट हार्ट। एंड ये चीजें शायद हमारी इंडस्ट्री के अंदर सबको सीखनी चाहिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इतना कुछ बैकग्राउंड में लगा होता है ना, बट उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना काम करके आ जाते हैं, राइट? सो मैं आपके पास आता हूँ, आपका कास्टिंग प्रोसेस क्या था फॉर दिस सीरीज? मुझे कॉल आया था डायरेक्टली प्रोडक्शन से कि ऐसे ऐसे सीरीज़ आ रही है, आर यू इंटरेस्टेड? तो फर्स्ट थॉट तो मेरा ये था कि अच्छा इस लड़की का काम करना है, ये काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है, कितना मैं कर पाऊँगी ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, ऑडिशन देके तो देखती हूँ, बाद में देख लेंगे, अगर सिलेक्ट हो गई तो। और मैं हो गई सिलेक्ट। फिर वो पूरी प्रोसेस हो गई उसके साथ, फिर मतलब सर का कॉल आया, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या कैरेक्टर है, कैसे करना है, और वो हो गया। मतलब What were those thoughts जो आपके दिमाग में सबसे पहले वो कैरेक्टर को पढ़ के आएंगे? बिकॉज क्योंकि इससे पहले आई हैव डन अ टेलीविजन शो जिसमें मैंने एक बहू की थी बहू का किरदार निभाया था, जिसमें मुझे बच्चा हुआ था बाद में, लाइक आई मीन मदर थी उसमें मैं, और इसमें कट्टू 18 years old जेंजी गर्ल। तो वो एक थॉट तो आता है ना कि कैसे करूँगी, अच्छा तो होगा ना, हिंदी में पहला काम है, चैलेंजिंग लग रहा है, तो वो थॉट तो डेफिनेटली आया था। सर आपके पास आते हैं वापस। सर आपने बताया आपके कैरेक्टर के अंदर ना थोड़ा सा कॉमिक टाइमिंग्स है, सो एंड जितना मुझे पता है आप मराठी इंडस्ट्री से आ रहे हैं तीनों, राइट? एंड जो थिएटर का बैकग्राउंड होता है, एक तमाशा करके जो मराठी थिएटर का बहुत माना हुआ शो होता है, ऐसे जो मराठी थिएटर्स हैं, कॉमिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं, कॉमिक्स के अंदर बहुत टाइमिंग्स में ना बहुत हेल्प होती है। सो आपको कोई उसका मतलब मदद मिली है उस चीज की, या उससे आपको कुछ हेल्प हुई हो इस कैरेक्टर पे आने के लिए? क्योंकि कॉमिक टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू प्ले द कॉमेडी कैरेक्टर, राइट? नो, एज यू सेड कि बीइंग अ महाराष्ट्रियन एंड बीइंग मराठी, हमारे फिल्मों में, हमारे नाटकों में कॉमेडी की एक बहुत ही हेल्दी लेगेसी रही है। बहुत ही अच्छे एक्टर जिनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत सॉलिड है, जिनको हमने बचपन से देखा है। मतलब नाम लें तो वो राजा गोसावी से शुरू होके अशोक सराफ से लेकर अभी समीर चौगुले तक, यू नो, देयर आर सो मेनी नेम्स इन बिटवीन, सो मेनी ऑफ देम। आई मीन आई जस्ट टुक 3, देयर आर मोर देन 300। तो आप इनको बचपन से देख रहे होते हो, कुछ लोगों को आप इमिटेट भी करते हो जब आप when you are growing up and in your college days. Then also I have been a huge fan of Mr. Amitabh Bachchan, and I don't think as far as timing goes there is nobody else in this world who has a better timing than Mr. Bachchan, वो कॉमेडी की हो या किसी भी चीज़ की हो। So ये सारे influences आपके ऊपर होते ही हैं, and then when you go to a drama school, then जब आप अपनी एक यू नो स्टाइल खोजना शुरू करते हो, तो एक आपका भी सेंस ऑफ टाइमिंग डेवलप हो जाता है। मैं फिर एक बार वही कहूँगा कि वो कॉमेडी ना हवा से नहीं आती, उसका बेस स्क्रिप्ट होता है हमेशा।
अगर वहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं आ सकता, मतलब फिर उसको वो बेमतलब की कॉमेडी हो जाती है। अगर स्क्रिप्ट में वो पॉसिबिलिटी नहीं है ह्यूमर की, अगर स्क्रिप्ट में वो पॉसिबिलिटी नहीं है उस सिचुएशन की, तो फिर वो कहीं ऐसे जादू से अंगूठी नहीं निकाली जा सकती वो। सो उसका पूरा क्रेडिट जो है वो राइटर को है। क्या आप पर मैं एक कहना चाहूँगी चिन्मय जी के बारे में स्पेसिफिकली कि बिना कुछ किए बहुत कुछ कर जाना एक फ्रेम में, ये सच में इसके उदाहरण हैं। क्योंकि सीन्स हैं जिसमें ये सिर्फ खड़े हैं और इनका सिर्फ रुक के एक लुक, ये बहुत कुछ, मतलब इट्स इनफ टू टेक द होल सीन टू अनदर लेवल। और मैं सच में कह रही हूँ कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि इनके साथ काम करने मिला है। क्योंकि कई एक्टर्स ऐसे होते हैं ना कि ये डायलॉग कहाँ है मेरा, ये डायलॉग तो है ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। फिर बिना कुछ किए सिर्फ अपने प्रेजेंस से एक जैसे आप आते हो और एक आपका प्रेजेंस ही बोल जाता है इतना कुछ, तो दैट्स कमांडेबल एज एन एक्टर। You are very kind, Saita. No, I really mean it. Because unspoken acting is very tough to do. So, yeah. आपका कोई है ऐसा ख्वाब कि ऐसा कुछ कैरेक्टर, जैसे हिंदी फिल्म में रणबीर कपूर की आई थी? मैंने तो शुरू ही नहीं किया सर, अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो सारे ख्वाब बाकी बस तो ख्वाब ही ख्वाब है, अब तो कोई क्या क्या ख्वाब है आपके? क्या क्या ख्वाब है आपके, अगर हम जाने? यही है कि अलग अलग किरदार मिले, ऐसा लगे रात को जाके भाई एक्टर बने क्यों, कुछ किया हमने एक्टर जिसको कहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ साइन करके पर डे लेकर आ गए, जो टीवी में डेली सोप करते हुए कई बार लगता है हमें, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यार कर तो रहे लेकिन कुछ करने मिल नहीं रहा। तो ये तो एज एन एक्टर हमेशा भूख क्या होती है। वापस आता है मायरी पे, क्या मायरी के अंदर ऐसा कुछ आपका वो अचीवमेंट हुआ है कि हाँ इस कैरेक्टर से मैंने कुछ तो करा है? नहीं, ऑफ कोर्स मुझे बहुत लगा, क्योंकि मैंने माँ के रोल कई सारे प्ले किए एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉर्चुनेट टू गेट वेरी पावरफुल मदर्स। तो इसमें ये था कि ये बहुत ही अर्बन आज की माँ जो आपके आसपास आपकी नेबर वाली माँ होगी करने के लिए। तो ये माँ का तो एज आई सेड वो तो दैट वाज नॉट अ स्पेशल पार्ट, बट रियल माँ, रियल कई बार टीवी में होता है कि आप चाहते हो थोड़ा रियलिस्टिक करो, पर उसका एक ग्रामर अलग होता है, गलत या सही नहीं, ग्रामर अलग होता है, तो आपको थोड़ा वो ओवर द टॉप करना ही पड़ता है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे कई बार ऐसा है कि आई कुड डू व्हाट आई जस्ट वांटेड टू डू, what came naturally to me. So that was very exciting. और ऐसे मैं चाहती हूँ कि आगे जाके by the grace of the Almighty कि ऐसे अच्छे अच्छे रोल्स और मिले मुझे। How was your experience working with the director? Because मेरे को ये दो जगह से सुनने को आ गया है कि हमने अपना जो हम डाल सकते थे एलिमेंट वो हमें डालने दिया गया. So how like a cooperative he was? Oh, brilliant. Sachin, this is like my I think 4th or 5th work with Sachin sir, and he is the most receptive man I have seen. आप जब मतलब आप कोई स्टूपिड भी सजेशन दोगे तो वो जब तक आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तब तक वो सुनेंगे, उस पे सोचेंगे या सोच रहा हूँ ऐसे दिखाएंगे आपको और फिर वो चाहे आपको ना कह दें या हाँ कह दें या जो भी कह दे. सो ही एज अ पर्सन बहुत ठहराव है उनके अंदर और वो ठहराव उनके काम में भी दिखता है. उनके सेट पे आपको कभी कोई शोर शराबा नज़र नहीं आएगा, कोई मतलब बहुत क्योटिक सिचुएशंस होती हैं, कई बार आउटडोर होता है, भाग दौड़ होती है, बारिश आ रही है, शिफ्ट ख़त्म हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन ही इज़ द मोस्ट काम पर्सन दैट आई हैव सीन. और बिकॉज ही इज़ ऑल्सो द राइटर, नोबडी नोज द स्क्रिप्ट बेटर देन हिम. तो आपको अगर कोई भी सवाल है स्क्रिप्ट को लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर, किसी लाइन को लेकर, तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू गो टू एंड आई ऑलवेज डू दैट. मतलब अगर कभी कभी क्योंकि ख़ास तौर पे शो में आप एपिसोड नंबर 6 का सीन पहले शूट कर रहे हो और आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि एपिसोड नंबर 5 का आखिरी सीन क्या था. सो ऐसे में इफ़ यू गो टू हिम, उनको हमेशा पता होता है कि अच्छा ये था, यहाँ से यहाँ आ रहे हो इसलिए ऐसा है. सो वो जो एक गाइडिंग स्टार है ना, नॉर्थ स्टार की तरह, he is like that. No, and one more thing, मुझे याद है मैंने एक सीन किया था जो मुझे लगा ऐसा होना चाहिए, तो मैंने वो किया एंड सचिन केम टू मी एंड ही सेड इट वाज वेरी नाइस, लेकिन अब ऐसा करते हैं सीन एंड ऐसे नहीं सचिन, बट मुझे ऐसा लगता है ये इसे नहीं, वो ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसे आप ऐसे करो. एंड ऑब्वियसली द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप. और फिर मैंने उन्होंने जैसे वो चाह रहे थे वैसे मैंने किया एंड बिलीव मी, जब मैंने वो मॉनिटर पे देखा ऐसे सचिन यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन, ये ऐसा ही होना चाहिए था. आई एम सो ग्लैड कि आपने जैसे बोला, मैं
मैंने कोशिश की कि मैं वो कर पाऊँ। क्योंकि उनके एक विजन में होता है कि हाँ, मुझे ऐसा चाहिए, right? क्योंकि एक्टर का क्या होता है ना, एक्टर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, मैं ये, बाकी वो कुछ नहीं सोच रहा। डायरेक्टर इज थिंकिंग ऑफ एवरीथिंग इन टोटलिटी। जितने एक्टर्स डायरेक्टर का सुनना शुरू कर देंगे वो फायदे में रहेंगे। सच है। I'm a director's actor. Thank you so much.